हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। देखिए, ये हम घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें डिस्कस करेंगे क्या वैज्ञानिक परिदृश्य। अब देखिए, वैज्ञानिक परिदृश्य में हम क्या देखेंगे। वैज्ञानिक परिदृश्य में देखेंगे रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरणीय विज्ञान और अध्ययन घटनाक्रम। इसमें कहें कि आपके जितने भी एक्सरसाइज होते हैं कंट्रियों के बीच में, तो वो सारे एक्सरसाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को लिंक शेयर करें। एग्ज़ाम पास में है, तो आज से केवल 29 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, तो अब कम टाइम है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और थोड़ा सा टाइम इधर उधर कम लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही फैक्ट है इसमें कि लूना मिशन किससे संबंधित था। तो लूना मिशन देखिए, ये रसिया का मिशन था। किसका? रसिया का ये लैंडर मिशन था। अब ये भेजा कहाँ पर जाना था? तो ये लूना मिशन, देखिए लूना मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा जाना था। तो ये हुआ क्या था कि चंद्रमा की सतह से टकराकर ये नष्ट हो गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PSLV C56 द्वारा ये DSAR मिशन ये किसने भेजा है? तो ये इसरो ने भेजा था। ये मिशन कहाँ से? ये श्रीहरिकोटा से भेजा था ये। अब ये कितने उपग्रह थे टोटल इसमें? तो टोटल उपग्रह की संख्या थी इसमें 7 उपग्रह थे इसमें। अब 7 के 7 उपग्रह कौन सी कंट्री के थे? तो 7 के 7 उपग्रह थे आपके सिंगापुर के। कोई भी इसमें उपग्रह भारत का नहीं था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से उपग्रह थे। एक तो DSAR था, ये क्या था? रडार इमेजिंग भूअवलोकन उपग्रह। तो ये 7 उपग्रह यहाँ के थे सिंगापुर के, तो इनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये LBM-3M4 के द्वारा क्या भेजा गया है? तो चंद्रयान 3 को इसी के द्वारा भेजा गया है। किसके द्वारा? चंद्रयान 3 को भेजा गया है, तो LBM-3M4 के द्वारा। तो ये कब भेजा गया है? तो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, क्योंकि बड़ा मिशन था ये। तो 14 जुलाई 2023 को ये भेजा गया था। तो ये कौन सा मिशन था ये? तो ये तृतीय चंद्र मिशन था, यानी तीसरा चांद मिशन था ये। चलिए नेक्स्ट है। तो ये कहाँ से भेजा गया पूछी जा सकती है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। अब इसके अगर कुल वजन पूछना आपसे कितना है, तो 3895 किलोग्राम का था ये। चलिए नेक्स्ट है। अब ये देखिए, इसमें अब तक चांद पर किस किस ने अपने मिशन भेजे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि केवल 3 देश थे, चौथा अब इंडिया बन गया है। कौन कौन से देश थे? एक तो अमेरिका था, दूसरा रसिया था, तीसरा चाइना था, अब चौथा इंडिया हो गया है। चौथा इंडिया हो गया है। क्लियर है? तो इसमें घटक कौन क्या कहते? तो पहला घटक था इसमें कि एक स्वदेशी प्रणोद मॉड्यूल भेजा गया है, साथ में एक लैंडर मॉड्यूल भेजा गया है और तीसरा रोवर भेजा गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर रोवर का आपसे वजन पूछे कितने किलोग्राम का रोवर था, तो रोवर का वजन था 26 किलोग्राम। अब ये देखिए, विश्व का ऐसा चौथा देश बन गया है भारत, जिसने चांद पर अपना मिशन भेजा है। उसके कौन कौन से देश थे? देखिए, अमेरिका था, रसिया और चाइना, अब हो गया भारत। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी कि जो दक्षिणी हिस्सा है चांद का, उस पर भेजने वाला केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसने भी भेजा है। तो देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान हो गए। कौन सा? चंद्रयान 3। चलिए नेक्स्ट है। GSLV F12 द्वारा ये NBS-01 मिशन भेजा गया है। तो ये भेजा किसने? तो ये इसरो ने भेजा है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से भेजा है। अब ये NBS किस टाइप का मिशन है? तो ये नेविगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि NBS-01 द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला का उपग्रह है। तो पहला उपग्रह ये है जिन्हें नाभिक सेवाएं प्रदान करने हेतु ये लाया गया है। अब इसमें NBS-01 में क्या खास बात है? तो इसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई है। जीवन काल आपको पता है कि 12 वर्ष इसका जीवन काल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शनि उपग्रह के अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। कितने उपग्रह हो गए? 146 उपग्रह हो गए हैं इसके शनि के। क्लियर है? पहले किसके थे? पहले थे 95 बृहस्पति उपग्रह के। लेकिन अब आपको ध्यान रखना कि पहले नंबर पर अब शनि उपग्रह आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन किसका? शनि ग्रह का उपग्रह है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। गैनीमेड किसका है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड किसका? बृहस्पति का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शनि के कितने हैं? 146, बृहस्पति के कितने? 95, यूरेनस के कितने? 27। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ईसा का जूस मिशन, जूस पीने वाला जूस नहीं है,
जूस का मतलब यहाँ पे जुपिटर से है जे, और ईसा क्या है, ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। क्लियर है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का इसने कहाँ से भेजा, इसने भेजा फ्रेंच गुयाना से, यानी कि ये फ्रांस से ये मिशन भेजा है यूरोपीय एजेंसी ने। अब ये मिशन कहाँ पे भेजा गया है, ये भेजा गया है जुपिटर पे। कहाँ पे, ये जूस मिशन जुपिटर से रिलेटेड है, तो जूस ये भेजा गया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको बोर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ना ही हम बोर होना चाहते हैं, क्योंकि साइंस में इस टॉपिक में अधिकतर बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनको लगता है कि इसको छोड़ने में भलाई है। अब तो इसको छोड़ने में भलाई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर चीज़ फोकस करें। अगर कोई ऐसा कोई उपग्रह छोड़ा गया है तो कहाँ से, किसने, किसके उपग्रह थे उसमें, और टारगेट क्या है और किस दिन को, बस। क्लियर है। चलिए देखिए, ये अंतरिक्ष नीति लाया है भारत, कब, अप्रैल 2023 में। तो ये क्या पर्पज़ है इसका, तो इस नीति में देखिए इसरो और NSIL और इन स्पेस तथा निजी कंपनियों की भूमिका और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना है इसमें। बाकी इसका कोई इसमें टारगेट वगैरह नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का RLV लैक्स मिशन ये कब लाया गया है, तो 2 अप्रैल 2023 को ये इसरो द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाने सकने वाले प्रक्षेपण यान का लैंडिंग मिशन है ये। ठीक है। तो चलिए इसमें और देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अब नेक्स्ट है कि LBM M3 और वन वेब इंडिया 2 मिशन, ये किसका, तो ये इसरो ने ये सफलता उड़ान भरी है इसकी। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। कितने उपग्रह हैं इसमें, 36 उपग्रह थे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कुल किलोग्राम देख सकते हो 5805 किलोग्राम है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा टेरान क्या है। मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ नहीं पढ़ रहा। हाल ही में चर्चा में रहा टेरान मन क्या है, आपसे बोल देगा ये कौवा है, चील है, या फिर यह एक बंदर का नाम है, कुछ भी ऐसा करके बोल देगा ना, तो आपको बताना भाई ये कौवा, चील, बंदर कुछ नहीं है, ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ये क्या है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। क्या नाम है इसका, टेरान 1। और किसका है, ये अमेरिका का है। कहाँ से ये प्रक्षेपित किया गया है, तो फिलोडरा के अमेरिका के कैंप कैनवेल स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। तो कहाँ का हुआ है फिर, ये अमेरिका का हुआ। चलिए नेक्स्ट है मेगाट्रॉपिक्स 1। ये क्या है, चर्चा में रहा है मेगाट्रॉपिक्स 1 क्या है ये, तो ये उपग्रह था जो उतारा गया है कहाँ पे, अभी उतारा गया है प्रशांत महासागर में। अब ये लॉन्च कब किया गया था, इसकी डेट देख लेते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ये क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये लॉन्च किया गया था, देखिए 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। ये क्या था, उष्ण कटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ये 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। अब ये उतारा कहाँ पर गया, ये उतारा गया प्रशांत महासागर में। क्लियर है। तो देखिए इसकी लाइफ कितनी थी, 3 साल थी, बट ये 2021 तक काम करता रहा और सफलतापूर्वक अभी उतार लिया गया। तो मेंस में आप पॉइंट डाल सकते हो कि भारत का एक काफ़ी बड़ा कदम था, क्योंकि इससे अंतरिक्ष में कचरा नहीं फैलेगा। इसी तरीके से अपने उपग्रह वापस हम लाएंगे तो। क्लियर है। वरना तो अंतरिक्ष में इतना कचरा इकट्ठा कर देंगे हम, जितना यहाँ पे दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में लैंडफिल साइड में कचरा दिखाई देता है आपको, बट इतना तो नहीं निकाल, लेकिन ऐसे ही कचरा हो जाएगा वहाँ पे भी, अगर ये स्पीड रही तो देशों की। चलिए देखते हैं SLV D2 EUS 07 मिशन क्या है। तो देखिए 10 फरवरी 2023 को ये द्वितीय विकास उड़ान भरी है इसने। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। बाकी इसके 3 उपग्रह थे इसमें। कौन कौन से, IUS 7, जानुस 1 और आज़ादी सैट 2। तो इसमें हम केवल आज़ादी सैट 2 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज़ादी सैट 2 जो है, ये चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप यानी कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। ये स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये पहला अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 700 छात्रों ने मिलकर एक उपग्रह को बनाया है। क्लियर है। आज़ादी 2 कहाँ पे, चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये राशिद रोवर कहाँ से संबंधित है, राशिद रोवर पूछा जाए आपसे, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का ये मिशन है। क्या, राशिद रोवर के नाम से ये भेजा है इसने। कहाँ पे भेजा है, ये भेजा है ये एटलस क्रेटर पे, चंद्रमा के भेजा गया है। कहाँ पे, एटलस क्रेटर। चलिए नेक्स्ट है। अब इसको किसने सहयोग दिया था, तो सहयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से गए थे। तो हम देख लेते हैं इसमें। तो ये देखिए ये था जापान के सहयोग से भेजा गया था। जापान की एक निजी कंपनी यानी कि आई स्पेस इंक के एक
हस्ताक्षर मतलब ये द्वारा इनके द्वारा समझौता हुआ था। तो किसने मदद की थी? जापान ने मदद की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिशन डियर मून क्या है ये? तो यह है, देखिए ये क्या है कि यूसाकू माइजावा ये जापान के हैं। तो इन्होंने, ये कंपनी जापान की, तो पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर के 10 मशहूर हस्तियों का चयन किया है। और ये कहाँ पर पर्यटन के लिए चांद पर भेजेंगे? कितने? 10 लोगों को। तो ये मिशन पूछेगा आपसे, मिशन डियर मून किसका है? तो आप कहेंगे कि सीधा ये जापान का है। और बाकी इसमें कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है। बाकी इसमें देख सकते हैं इंडिया से कोई रिलेटेड है तो इसमें क्या है, देखिए मिशन में शामिल देव डी जोशी भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। कौन? देव डी जोशी। नेक्स्ट देखिए, डियर मून विश्व का पहला ऐसा नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि डियर मून क्या है, विश्व का पहला ऐसा नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है। तो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो चंद्र पर्यटन मिशन है बस ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नासा चंद्र मिशन पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये इसने जो है, ये देखिए आर्टिमिस 2 नासा के आर्टिमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। ये क्या? नासा चंद्र मिशन। तो इसने चांद पर भेजने के लिए 4 बंदों की घोषणा की है। तो कौन है 4 वो? देखिए एक तो है रीड बाइजवेन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टिना हेमक कोच और यह है जेरेमी हेसन। क्लियर है? अब ये जाएंगे चांद पर। तो इसमें क्या है कि क्रिस्टिना कोच चंद्र पर भेजी जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। कौन? इनमें ये क्रिस्टिना कोच पहली महिला है जो चंद्र पर भेजी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन, तो ये घोषणा किसने की है? MBRSC ने सबसे लंबे अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है कि नासा के तत्वाधान में स्पेसएक्स क्रू मिशन के अंग के रूप में ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी। आपसे पूछेगा कि कौन UAE की अंतरिक्ष यात्री हैं? तो पहली तो यह है सुल्तान अल नयादी। क्लियर है? अब पहले व्यक्ति कौन थे UAE के? तो ये थे हज्जा अल मंसूरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि UAE अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन है? तो यह नोरा अलमत रूसी। चलिए नेक्स्ट है, PSLV C-54 द्वारा EOS 06 मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब ये किस टाइप का है? तो ये सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में ये स्थापित किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसमें EOS 06 यानी कि URA उपग्रह ये भारत से भेजा जाता है। और INS 2B ये उपग्रह केंद्र भारत से। आनंद ये है पिक्सेल भारत। ये थाईवोल्ट ये, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस आपसे ये 2-4 चीज़ें पूछी जाती वो देख लो, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक कब से कब तक माना गया? तो 2021 से 30 तक ये माना गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इंडिया भूटान सेट ये क्या है? यह एक नैनो उपग्रह है, भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विक्रम S क्या है ये? तो विक्रम S भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है। कब लॉन्च किया गया इसको? 18 नवंबर 2022 को। कहाँ से? हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब किस मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया? देखिए मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। तो आपसे पूछा कौन से मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया? तो मिशन प्रारंभ के तहत इसको लॉन्च किया गया। अब ये ध्यान रहे आपको, ये भारत का पहला प्रक्षेपण मिशन था। कौन सा? पहला। चलिए नेक्स्ट इसमें और काम का, अब देखिए इसमें लगभग इतने किलोग्राम फिनसेट को भारत, अमेरिका, UAE, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। किसको? फिनसेट को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विक्रम S क्या है कि भारत का प्रथम निजी प्रमोशन यान है। ये क्या? विक्रम S इसका नाम है। अब इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष क्षेत्र की एक गैर सरकारी संस्थान स्काई रूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया था। चलिए बाकी इसमें कुछ ऐसा काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट है LBM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन। ये क्या था? यह एक त्रिचरणीय मतलब प्रक्षेपण यान था। ये
तो किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। कहाँ से? सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया था ये। कुल कितने उपग्रह थे इसमें? कुल 36 उपग्रह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो कुछ ज़्यादा पुराना हो जाएगा, SSLV की उड़ान कब ये भरी गई? ज़्यादा पुराना, अगस्त का है, तो अभी नहीं पूछा जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भारत 6G अलायंस की घोषणा की है इसने कब? 3 जुलाई 2023 को। किसने? दूरसंचार विभाग, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा भारत 6G अलायंस की घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या होगा? देखिए इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सागर संपर्क क्या है? तो सागर संपर्क क्या है कि सागर संपर्क एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो ये क्या है? तो ये सागर संपर्क, देखिए आपको सिर्फ काम की चीज़ देखनी है, एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्या है? डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बस इतना याद करना, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, कब उद्घाटन किया गया? 12 जुलाई को, बस ये देख सकते हो। बाकी इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक समिति बनाई गई है, महत्वपूर्ण खनिजों की सूची बनाई गई है। तो 7 सदस्यीय कमेटी है, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर वीणा कुमार डरमल को। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये क्या है, किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, खनिजों की सूची तैयार करेगी ये। कौन? अध्यक्ष कौन है? वीणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की MCQ हमने टेलीग्राम में भी डाला था ये, जिसमें 90% लोगों ने उसका आंसर गलत दिया है। मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन ये डाला था कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर भारत का टॉप 500 कंप्यूटर में है, भारत में टॉप पर है वो। तो ये एराबत नाम है। तो उसमें सब परम सिद्धि मार रहे हैं, कोई पीयूष बता रहा है, कोई प्रत्यूष बता रहा है, तो अलग अलग नाम बता रहे हैं। तो देखिए अभी मई 2023 में हैम्बर्ग जर्मनी में ISC हाई ये परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर बताए गए कौन टॉप पर है। तो ये है, देखिए एराबत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। कोई क्या नाम है इसका? एराबत। तो आपको ध्यान रखना है। तो जिसने टॉप 500 की सूची में जगह बनाई है। अब ये देखिए और क्या है इसमें काम का, और ये काम का है। देखिए अगर विश्व में सबसे पूछा जाए तो विश्व में पहले नंबर पर कौन है? तो ये फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ का है? अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर फुकाकू। फुकाकू कहाँ है? जापान का। फुकाकू है जापान का। भारत के टॉप 500 में 4 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। तो देखिए पहले ही नंबर पर आपका एरावत। एरावत कहाँ पर तैनात किया गया? तो CDAC पुणे में तैनात किया गया है इसको। भारत का ये द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। तो इसको स्थान कौन सा मिला है? तो इसको स्थान मिला है 75वां। इसकी अधिकतम संसाधन गति कितनी है? तो 8.50 पेटा फ्लाक्स इसकी गति है। तो कहीं कहीं आपसे गति भी पूछ लेता है, क्लियर है। और कहीं ये पूछ लेता है कि कहाँ पर तैनात किया गया है, तो ये CDAC भी पुणे में स्थापित किया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, परम सिद्धि, तो लोगों ने अधिकतर इसका आंसर यही मारा है। तो परम सिद्धि की देगी रैंक 131 है। तो कहाँ पर है? ये CDAC पुणे में इसको भी तैनात किया गया है। तीसरे की बात करते हैं हम, प्रत्यूष। प्रत्यूष की रैंक है 169। तो ये इसको भी ये भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र पुणे में इसको तैनात किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है मिहिर। मिहिर की रैंक है 316। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए परम कामरूप कहाँ पर तैनात है? तो देखिए 2022 में राष्ट्रपति जी ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप को उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क। देखिए भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क कौन से राज्य ने तैयार किया? तो ये तेलंगाना सरकार ने तैयार किया है। तो देखिए तेलंगाना एक स्थायी रोबोटिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के दृष्टिकोण से राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस फ्रेमवर्क के तहत इसने क्या करेगा? ये एक रोबो पार्क बनाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में ही। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला नैनो ये डैप तरल उर्वरक कहाँ पे बनेगा? तो ये देखिए ये क्या हुआ था अभी, इसका स्टार्टिंग की यहाँ पे दिल्ली में, किसने? अमित शाह द्वारा। तो डैप तरल उर्वरक का लोकार्पण किया गया है। तो ये देखिए विश्व का पहला नैनो डैप तरल उर्वरक है ये।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मेंस में आपसे पूछे है तो आप मेंस में इसको डाल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है ना, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की गति को कम करेगा ये, और अपशिष्ट मुक्त, ये हरित फार्मिंग के लिए उपयुक्त है ये। अब नेक्स्ट है कि इफ्को द्वारा नैनोडेप उर्वरक के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल एवं कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? इफ्को द्वारा। कहाँ पे? गुजरात के कलोल में, कांडला में। और नेक्स्ट, उड़ीसा के पारादीप में भी ऐसी ही सुविधा स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो ये कहाँ पर बनेगा? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये कब लाया गया? 19 अप्रैल 2023 को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। तो कब से कब तक आपसे डेट पूछी जा सकती है? 2023-24 से 2030-31 तक है ये। 8 वर्षों के लिए ये मिशन लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, यूरेनियम 241, यूरेनियम का नया समस्थानिक, ये की घोषणा की गई है। क्लियर? इसकी खोज की गई है। यूरेनियम का नया समस्थानिक है क्या? यूरेनियम 241। तो अब इसके बारे में देखिए। अब इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा सकता है, तो 92 परमाणु क्रमांक है। अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान संख्या 241 है इसकी। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा काम करेंगे जो पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट है इसमें। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया है? तो आपको बताना चाहिए कि कहाँ पे लगाया है। तो देखिए, जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया? उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में ये लगाया गया है। कहाँ पे? देवस्थल वेधशाला परिसर में। तो आपको केवल स्टेट पूछे जाए तो आप बता देंगे कि उत्तराखंड में लगाया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो आपसे आप बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2022 की। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कौन निकालता है? ये तो निकलता IQ एयर द्वारा ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाली गई है। अब इसमें कितने देशों, कितने शहरों को शामिल किया गया? 131 देशों के 7323 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिनके PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। जो पार्टिकल मैटर होते हैं छोटे छोटे, उन पर आधारित है ये। अब इसमें देखते हैं टॉप पे कौन रहा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण के मामले में तो चार्ड पहले नंबर पे, इराक दूसरे पे, पाकिस्तान तीसरे पे। आपको तीनों का सीक्वेंस पता होना चाहिए। CIP क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। इस प्रकार विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं तीनों। अगर बात की जाए तो गुयाम 131वें स्थान पर है। और भारत की बात की जाए तो भारत की रैंक पूछी जा सकती है, तो 8वें स्थान पर है भारत PM 2.5 के मामले में। अगर वहीं पर बात की जाए राजधानियों में, तो चाड की राजधानी है एक अनजामेना, तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर बात की जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर हमारी राजधानी है क्या? नई दिल्ली। दूसरे नंबर पर कौन सी? हमारी राजधानी है। राजधानी में अगर पूछे तो अगर बात करें आपसे कि मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 भारत के और 3 पाकिस्तान के। देख रहे हो कितनी हालत ख़राब है। और अगर सबसे प्रदूषित शहर पूछे जाए तो लाहौर है। इसमें दक्षिणी एशिया की बात कर रहे हैं हमें भी। अगर पूछे कि राजस्थान का नंबर कितना है इसमें, तो राजस्थान का नंबर इसमें दूसरा। राजस्थान की भिवाड़ी का नंबर दूसरा है। RPSC आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस फैक्ट को ध्यान रखें कि भिवाड़ी का नंबर कौन सा? दूसरा है। पहले नंबर पर लाहौर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। अब इसमें इधर कुछ नहीं है ऐसा। और नेक्स्ट चलते हैं। बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु में क्या हुआ कि मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। किससे? मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। इसमें मेथेनॉल कितने % होगा? 15% होगा। किसमें? डीजल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देश का पहला अब अगर आपसे पूछे है कि ये बेंगलुरु महानगरीय परिवहन निगम, नीति आयोग और IOC और अशोक लेलैंड द्वारा ये पहल को शुरू किया गया है। देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में। ये कहाँ पे है? ये लगाया है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में लगाया गया है ये। तो यह संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के राज्यों को विद्युत आपूर्ति करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा बेंडिकूट क्या है, या फिर उस रोबोट का नाम बताइए जो हाथ से मैला साफ कर देगा या फिर नीचे गटर में उतर कर सफाई कर देगा। तो उसका नाम है बेंडिकूट। तो क्या है? विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। क्या है? विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है ये।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए इसकी तैनाती कहाँ की है, तो केरल में इसको तैनाती की गई है इसकी। तो मैन होलों की सफाई करेगा, ये किसकी, मैन होलों की सफाई करेगा, जिससे क्या व्यक्तियों की जान को जोखिम ना हो। ये क्या है, बेडकुट का विकास ये किया गया जेरो रोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है, किसकी, लिथियम की। कहाँ पे खोज की गई, तो रियासी जिला है एक सलाला है ना, ये सलाला सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है। कितना, 5.9 मिलियन टन। तो आपसे हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी भी पूछ ले इस तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है कि ये सबसे बड़ा मतलब भंडार कहाँ पे लिथियम का, तो भंडार की अगर बात करें तो चिली में है। अगर बात की जाए उत्पादन की सबसे ज़्यादा है, तो उत्पादन में देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, चिली दूसरे पे, चाइना तीसरे पे और अर्जेंटीना पहले पे। तो यानी कि AIIA क्लियर है, सॉरी ACCA ऐसे आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र ये कहाँ पे लगाया। देखिए लिथियम भंडार मिलना अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाना ये अलग चीज़ है। तो ये कहाँ पे लगाया गया, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगाया गया है। क्लियर है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति। चलिए नेक्स्ट है, 108वीं भारतीय कांग्रेस। इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% नोट कर लो आप। तो इससे क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए कौन से नंबर की, 108वें नंबर की। कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है 108वें नंबर का जनवरी 2023 में, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में। कहाँ पे, महाराष्ट्र नागपुर में। इसका विषय पूछा जा सकता है आपसे, विषय क्या था, तो महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसका विषय था, यानी कि थीम थी इसकी। अब इसकी अध्यक्षता पूछी जा सकती है, तो अध्यक्षता की थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा अध्यक्षता की गई थी इसकी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें प्रतिभाग किसने किया था, तो ये अदा योनाथ है, कहाँ के, इजराइल के वैज्ञानिक, इन्होंने प्रतिभाग किया था इसमें। चलिए नेक्स्ट है, इसमें पहली बार देखिए जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया है। साथ में इसके किसान विज्ञान कांग्रेस का भी उद्घाटन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे, पद्मश्री राहीबाई सोमे पोपरे, जिसे देश भर में बीज माता के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि 109वां भारतीय कांग्रेस कहाँ पे होगा, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। तो यूपी PCS वाले और आर्य वाले जरूर उस पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना ये कहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना ये लाई गई है आपके गुजरात में लाई गई है, गुजरात के सूरत में लाई गई। किसके द्वारा, NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा ये लाई गई है। इसमें क्या है कि मिश्रण को चरणबद्ध तरीके से 20% तक बढ़ाया जाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके साथ ही भारत जो है ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आपको पता होगा भारत अपने आप में ऊर्जा इंडिपेंडेंट कब तक बन जाएगा, तो 2047 तक, और नेट जीरो उत्सर्जन कब तक हासिल कर लेगा, 2070 तक। तो दो फैक्ट भी आपको ये पता होने चाहिए। अगर आपसे बात करें एग्जामिनर के एशिया का सबसे बड़ा सीवेज संयंत्र बता दो कहाँ पर लगाया गया है, तो पंजाब के संगरूर में लगाया गया है। ये कहाँ पे, पंजाब के संगरूर में। आपको पता होना चाहिए क्या लगाया है कि एशिया का सबसे बड़ा ये बायो CNG लगाया गया है, पंजाब के संगरूर जगह पे लगाया गया है। अब इसमें क्या है कि इस संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी बॉर्बियो AG का लगभग 220 करोड़ रुपए का FDI निवेश लगाया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब, 1 अक्टूबर 2022 को ये किए थे। कब से, प्रधानमंत्री द्वारा ये छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में ये अनाउंस किया गया था। अब ये कौन सी कंपनी ने पहली बार अपनाया, तो एयरटेल ने अपनाया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर, दो जगह आपको याद रखनी है। आंवला और फूलपुर में क्या लगाया गया है, इफ्को का नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगाया गया है यहाँ पे। क्लियर है, किसके द्वारा, इफ्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है, देखिए अब शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियाँ देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक रखने का टारगेट रखा गया है, तो पहले तो ये डिक्लेयर का ये मतलब ये कहाँ पे ये हुआ था मिशन की शुरुआत, तो मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का शुभारंभ किया गया है। ये तो ये बजट 2023-24 में हमने आपको बजट जब पढ़ाया तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो देखिए कब तक, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने राज्यों में, तो 17 राज्यों के 278 जिलों में।
ये किया जाएगा स्टार्टिंग पहले। तो आपको जो एग्ज़ाम देना आप उसके हिसाब से स्टेट देख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश भी शामिल है इसमें, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का आप ध्यान दे रहे हैं तो राजस्थान वाले ध्यान दें इसको, बिहार वाले बिहार का ध्यान दें, बिहार भी है इसमें, और बाकी आपके उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले भी ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें होता क्या है, इस बीमारी में ये एक अनुवांशिक रोग है। तो इसमें होता क्या है कि इस बीमारी से रोगी को लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती हैं, जिससे सिकल सेल कहा जाता है, यानी कि हंसिया हो जाता है उसको, धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब को मनाया था? 19 जून को, आपको डेट पता होनी चाहिए। तो इसका ये दिवस कहते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे। इसका विषय क्या था इस बार? बेसिक सिकल सेल समुदाय को निर्माण एवं उन्हें मजबूत करना, नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग और औपचारिक बनाना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बेलीज को अभी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया किसने? WHO ने। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है 2022 की, और इसमें भारत के देखते हैं क्या हालात हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार 247 मिलियन लोगों को मलेरिया दर्ज किया गया है। क्लियर है? जिसमें अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशिया में तो उनमें केवल भारत में 79% लोग हैं। काफ़ी खराब स्थिति है ये। चलिए नेक्स्ट है, WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क जारी किया गया है। क्या? IPSN, यानी कि इंटरनेशनल ये पैथोगन और सर्विलेंस नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें जीव विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष बनाया गया है। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। क्या बनाया गया? कि लाइफ साइंस डाटा के लिए भारत का पहला ये इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी कहाँ पर बनाई गई है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। तो यूपी का एग्जाम में केवल फरीदाबाद दिया था, तो आपको हरियाणा पकड़ना था उसमें से, ठीक है। तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक उप सेंटर कहाँ पे है? तो ये उप सेंटर इसका ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स एजेंसी, ये सेंटर पे भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल लेकर आया कब? सितंबर 2022 में। ये मैं पहल लेकर आया, तो किसके प्रयास से? ये संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से इन्होंने ये लेकर आया और पुरस्कार जीता। चलिए नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स को नया नाम रख दिया गया एम पॉक्स, किसने? WHO ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये कब? 9 सितंबर को लॉन्च किया गया ये राष्ट्रपति द्वारा। कब तक? 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए, मतलब ये इसकी शुरुआत की गई है 2025 तक। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा ये वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का बनारसी में उद्घाटन हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? बनारसी में। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम स्वदेशी QHPV टीका ये किसने बनाया? तो देखिए ये प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के स्वदेशी टीके का वैज्ञानिक पूर्ण की घोषणा की है। तो ये किसने बनाया? तो इसके सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ये अनुमोदन किया गया है इसका। तो अब देखते हैं पर्यावरण के बारे में। देखिए अखिल भारतीय बाघ आकलन के बारे में पूछा आपसे, तो पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यह रिपोर्ट किसने निकाली? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट निकाली गई है। नेक्स्ट, भारत में अब बाघों की संख्या कितनी होगी? आपको पता होनी चाहिए कि 3682 बाघों की संख्या हो गई है। तो ये रिपोर्ट कब निकाली गई है? तो जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हो गए, यानी कि 9 अप्रैल 2023 को ये निकाली गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट डाटा इसमें कि अब कितने % की वृद्धि हुई है बाघों में? यहाँ पे 6.1% की वृद्धि हुई है। विश्व में केवल अकेले भारत में 75% बाघों का निवास होता है। अगर 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2967 थे, अभी कितने हो गए? अभी हो गए 3282, 300 के लपेट में समथिंग बढ़े हैं। अगर आपसे बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से यहाँ पे यह सबसे ज़्यादा बाघ, तो ये कर्नाटक में स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में 150 बाघ हैं। दूसरे कर्नाटक के नागरहोल में 141 हैं। क्लियर है? अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछे तो आपको बताना है कि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा 1439 हैं। उसके बाद बात करें तो पश्चिमी घाट में कितने? 1087। तो पहले नंबर पे ये है आपका, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे शिवालिक की पहाड़ियों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे स्टेट के हिसाब से पूछे कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में 785 है, कर्नाटक में 583 है, 563 है। तो देखिए क्षेत्र के हिसाब से पहचान सकते हैं आप, जब मध्य भारत में सबसे ज़्यादा तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश आपको एम पे टिक कर लेना उस पर। चलिए नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पर पश्चिमी घाट में आपको टिक कर लेना कर्नाटक पे।
ऊपर जाएंगे तो आप 560 है उत्तराखंड में। अगर बात किया उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में 205 दर्ज किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए। 1 अप्रैल 1973 को आया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए कब? 1 अप्रैल 2023 को। तो ये कहाँ पे इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने इसका जो स्वर्ण उत्सव में भाग लिया, तो मोदी जी ने मैसूर, कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसमें भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया कब? 9 अप्रैल को। तो ये प्रमुख 7 बिग कैट्स, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण पर बात की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज बन गया। कौन सा? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो इसको आपको याद कर लेना है, ये भारत का पहला बन गया है, तो आपको इसी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि नीलगिरी तहर योजना। ये नीलगिरी तहर योजना कहाँ पर आई? तमिलनाडु में आई। अपने राज्य के पशु नीलगिरी के संरक्षण के लिए ये परियोजना लाया है। तो भारत की इस प्रकार की पहली परियोजना है। कब से कब तक? 2022 से 27 तक के लिए लेकर आया है। अब आपको एक और पता होना चाहिए, नीलगिरी दिवस कब मनाया था? तो ये बनाया था 7 अक्टूबर को। क्लियर है? 7 अक्टूबर। आपको डेट याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में चीतों को पुनर्वास किया गया, कहाँ से लाए गए हैं, कहाँ पर लाए गए हैं? तो देखिए, ये कोनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए। कहाँ से? नामीबिया से। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। अब आपको पता हो कि भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 28 फरवरी को फिर कहाँ से चीते लाए गए? ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। कितने चीते? 12 चीते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चीता परियोजना संचालित समिति गठित की गई। तो कौन है इसके अध्यक्ष? ये हैं राजेश गोपाल। तो हो क्या रहा है कि चीतों की बहुत ज़्यादा निगरानी करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मौत होती चली आ रही है। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। इसको उड़ीसा ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है। तो ये कहाँ पे है? ये गर्जवर्धन पहाड़ी को जैव विविधता का घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये ओडिशा का आपको पता होना चाहिए तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। एक किसके? तो कौन सी? महेंद्रगिरी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, उड़ीसा का जैव विविधता स्थल है, और नेक्स्ट उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता ये कौन सा है? मंदसौर है ये। और उसके साथ में अगर आपसे पूछे कि अरियापट्टू कहाँ पे घोषित किया गया, तो ये तमिलनाडु ने पहला ये जैव विविधता स्थल घोषित किया। किसने? तमिलनाडु ने। क्या नाम है? अरियापट्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कितने जैव विविधता स्थल हो गए? वो हो गए 44। पहला कौन सा था? पहला था आपका नल्लूर टेरेवियड। ये कहाँ पर था? बेंगलुरु, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए उत्तर प्रदेश में कितने जैव ये स्थल है? उत्तर प्रदेश में केवल एक है। मध्य प्रदेश में कितने? 3 है। अगर बिहार में बात किया है तो बिहार में कोई ऐसा जैव विविधता स्थल नहीं है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि पूछा जाता है। तो पूछा जाता है आपसे, जो आप जो एग्जाम दे रहे हैं, देखिए जैसे कि कुछ अजीब सा नाम है। टोंगलू कहाँ पे है? तो टोंगलू आपका हो गया दार्जिलिंग में। और उसके बाद में धोत्रे दार्जिलिंग में है। माजुली आपको पता है कि माजुली आसाम में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ में बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपको देखना है कि जो भी पूर्व के जिलों में, उत्तर पूर्व के, तो देखिए यह है खला, कुर, सियम, कामलिंग, ये मेघालय में है। केरल में कौन सा? असम से, ये केरल में है। चलिए ऐसे देख सकते हैं इनको, वैसे सारे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उत्तर पूर्व को देख लो, ये देखिए आपका 12 ये मोरा और उनाकोटी, सिलाचेरी और डिब्बेरी, ये सब चारों ये आपके त्रिपुरा में है। और ये बाद में बिटलिंग भी त्रिपुरा में ही है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र अभी दिया गया है 2 भारतीय समुद्री तटों को। अब आपसे ये पूछा सकता है कि कौन कौन से को दिया गया है। तो पहला है थुंडी तट और दूसरा ये कदमत तट। तो ये थुंडी तट मिनिकॉय पे है, लेकिन ये दोनों तट जो हैं ये लक्षद्वीप का हिस्सा हैं। अब कुल मिला के भारत के कितने समुद्री तटों को ये प्रमाण पत्र मिल चुका है? तो 12 को मिल चुका है। क्लियर है? अब 12 में कौन कौन है? देखिए 12 में है शिवराजपुर गुजरात, ये घोगला द्वीप, और ये पदुबिद्री कर्नाटक, कासरकोड, कप्पड़ केरल, कोवलम तमिलनाडु, एडन पुडुचेरी, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, और ये राधानगर ये आपका अंडमान निकोबार में, थुंडी और ये कदमत, ये 2 हैं नए। चलिए नेक्स्ट है, देश का तड़ेपर बाघ अभ्यारण्य कहाँ में बना? तो उत्तर प्रदेश के रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बना है। कहाँ पे? चित्रकूट जिले में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन से नंबर का है? 53वें नंबर का है। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य कितने? देखिए तो बाघ अभ्यारण्य की बात की है तो दुधवा पहला, अमनगढ़,
पीलीभीत, रानीपुर। तो ये 4 हो गए। नेक्स्ट है भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया? तो बनाया आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। या फिर कहेगा आपसे कदाबूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाएगा इसको। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बना है? ये बना तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में बना है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पर लगाया गया? तो सिक्किम में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तराई हाथी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो इसको क्या है कि हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना हेतु ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ये 33वां हाथी अभ्यारण्य है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। जबकि उत्तर प्रदेश का कौन सा? उत्तर प्रदेश का दूसरा है। अब ये कहाँ कहाँ पर है? देखिए 4 जिलों में फैला हुआ है, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। क्लियर है? और इसमें कौन कौन से अभ्यारण्य लगते हैं? तो यह पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, दुधवा और किशनपुर, कतरनिया घाट, दुधवा बफर जोन और दक्षिणी खेरी प्रभाग वन क्षेत्र में फैला हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व ये कहाँ पे है? ये पहला था। ये पहला हाथी अभ्यारण्य है। हाथी अभ्यारण्य है पहला। दूसरा कौन सा बना है? अब दूसरा आपको बताइए कि ये दूसरा बना तराई हाथी अभ्यारण्य। क्लियर है? चलिए अब अलग अलग देखिए हाथी अभ्यारण्य की सूची अगर आपको देखनी तो आप देख सकते हैं। रायला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कामेंग कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा ये तीसरा अरुणाचल प्रदेश में। ये सोनीतीपुर कहाँ पे? आसाम में। दिहिंग ये भी आसाम में ही है। दिहिंग पटकाई। बाकी काजीरंगा ये आसाम। दोबनसिरी आसाम। चिरांग आपको पता होना चाहिए आसाम में। बदलखोल कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। लेमरू पूछा जाता बार बार, ये छत्तीसगढ़ में है। सिंह मोहम का आपको पता ही है झारखंड में है ये। मैसूर का कहाँ पे? कर्नाटक में। डांडेली का आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में। वायनाड का आपको पता होना चाहिए केरल में। नीलम्बुर केरल। ये अनामुदी ये केरल। पेरियार ये भी केरल। गारो हिल्स मेघालय। और टंकी हाथी नागालैंड। सिफकॉन नागालैंड। मयूरगंज ये उड़ीसा। महानदी उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा। नीलगिरी आपका तमिलनाडु और कोयम्बटूर तमिलनाडु। उसके बाद में है अन्नामलाई तमिलनाडु और श्रीविल्लीपुत्तूर ये तमिलनाडु। अगस्तमलाई तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वाला हो गया और तराई हो गया, ये 2 हो गए। चलिए शिवालिक उत्तराखंड। मयूर झरना हाथी पश्चिम बंगाल और पूर्वी द्वार हाथी ये पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में और 11 नई रामसर साइट जुड़ गई थी। कब? अगस्त 2022 में। तो अब टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 75 टोटल रामसर साइट यूपी में हो गई हैं, सॉरी भारत में हो गई हैं। तो कुल क्षेत्रफल तो हो सकता नहीं पूछा है, बट सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? देखिए सबसे ज़्यादा है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितनी है? 14 रामसर साइट है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। क्लियर है? जो अभी 11 रामसर साइट जुड़ गई थी उनमें से आप देख सकते हो तपारा कहाँ पे है? तपारा उड़ीसा में है। मीठे पानी की समुद्र ये झील है। हीराकुंड भी आपका उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट ये देखिए मिट्टी का सबसे बड़े बांधों में से एक है ये। नेक्स्ट की बात करें अनसुपा झील कहाँ पर? ये उड़ीसा में है। यशवंत सागर आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश में है। चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? तमिलनाडु में। और सचिंद्रम ये थ्रूर वेटलैंड ये कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। बुड्डूर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में है। और कंजारीकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में है। और थाने आपका पता है कि महाराष्ट्र में है। हाईगम आपको इंपॉर्टेंट है, ये देख लो जम्मू कश्मीर में है। सालबुग ये भी जम्मू कश्मीर में है। तब ये टोटल 75 हैं। क्लियर है? इनमें से जो भी आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसका देख सकते हैं। तमिलनाडु का हमने डिस्कस कर लिए। बाकी उत्तर प्रदेश में देखिए ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा, समसपुर, पार्वती, ये समान, सुरूर, ये सुर, सांडी, नवाबगंज, सरसाई, नवर झील। पंजाब में कौन से? ब्यास, हैराक, रोपड़, केशुपुर, समुद्र ये और आपका काजली हो गया, नागल हो गया। और ये उड़ीसा में कितने? 6 हैं। चिल्का, तत्कोशिया, भितरकर्णिका, तपारा, हीराकुंड, अंशुपा। ठीक है ये है। अगर बात किया जम्मू कश्मीर में 5 हैं। बुल्लर, हुकैरो, ये सुरिनसर, हाईगम, सालबुग। ठीक है ये है। अगर बात किया गुजरात की तो 4 है। नाल सरोवर, थोल, बादवाना, खिजड़िया। अगर मध्य प्रदेश में देखें 4 है तो भोजपुर, सांख्य, सिरपुर, यशवंत। वहीं पर देखें हिमाचल प्रदेश में पोंग, चंद्रताल और रेणुका। रेणुका का आपको ध्यान रखना सबसे छोटी है ये।
सबसे छोटी ये रामसर साइट है, वेटलैंड है सबसे छोटी, कहाँ पे, भारत में, जो ये है हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम है रेणुका। चलिए नेक्स्ट है, केरल में देख लेते हैं बेम्बानंद, अष्टायमुड़ी और सस्ता कोट्टा। बात करें महाराष्ट्र में तो नांदूर, लोनार और थाने। नेक्स्ट लद्दाख में दो हैं, तिसो मरोरी और तिसो कर आर्द्रभूमि। हरियाणा में बात करें तो ये भिंडवास है और आपका सुल्तानपुर है। राजस्थान का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं देख लें, सामर है आपका, ये बना था 1990 में, कैमराद्वीप बना 1981 में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और पूर्वी कलकत्ता है। उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं देख लें, आसन, ये संरक्षण रिजर्व है। गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंदा झील है। कर्नाटक की बात करें तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू है। बिहार की बात करें तो केवल कांवरताल है बिहार में एकमात्र। आसाम की बात करें तो दीपोर है, क्योंकि आसाम का इधर का पूर्वी का आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शायद तो याद नहीं कर सकते, बस पूर्वी के 2 4 5 तो याद कर सकते हैं। इधर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में 4 ही हैं। आसाम में दीपोर है, मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में आपका पाला है और त्रिपुर में आपका है रुद्र सागर। तो एटलीस्ट 4 को आप याद कर लो, बड़ा और छोटा याद कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब रक्षा विज्ञान से देख लेते हैं क्या क्या है। INS कृपाण क्या है, INS कृपाण वियतनाम को सुपुर्द करेगा भारत, ठीक है ना, तो वियतनाम को सुपुर्द करेगा। ये क्या है, ये मिसाइल है, इसको मिसाइल कॉर्पेट या INS कृपाण भी कहते हैं, क्लियर है, ये भारत को देगा। चलिए नेक्स्ट है युद्धपोत। ये देखिए, ये संशोधक क्या है, तो ये सर्वेक्षण पोत है। ये क्या है, सर्वेक्षण पोत। तो ये कहाँ पे, चेन्नई स्थित ये कठपुल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण किया गया। कहाँ पे, चेन्नई में। क्या नाम है इसका, संशोधक नाम है। किसने किया है, तो ये L&T के सहयोग से गार्डन रिच, ये शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। चलिए अब इसका देखिए क्या क्या नाम है, देखिए तो इसका पहला था इसका INS संधायक, फिर निर्देशक, फिर इच्छक, फिर संशोधक। तो संशोधक अभी चर्चा में आया, तो संशोधक आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए आपसे पूछेगा कि अग्नि प्राइम क्या है, तो अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल है नई पीढ़ी की। तो इसको DRDO द्वारा संपन्न किया गया है। इसका परीक्षण कहाँ पे, उड़ीसा के बालासोर में। इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 1000 से 2000 तक मारक क्षमता। कैसी है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट है ये MB एम्प्रेस क्या है, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ये क्या नाम है इसका, MB एम्प्रेस, ठीक है। तो इस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। कहाँ से, चेन्नई से श्रीलंका के लिए। श्रीलंका कौन से बंदरगाह को होकर आएगा, तो देखिए हम्बनटोटा, तिरुमाली और कांके तुसराई। नेक्स्ट है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया अभी, कब, किसके द्वारा, DRDO द्वारा किया गया। तो कब, 21 अप्रैल 2023 को। कहाँ से, यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा एंड्रोथ क्या है, तो ये पनडुब्बी है। क्या है, पनडुब्बी रोधी पोत है ये। तो आपको याद रखना, पनडुब्बी रोधी पोत है। क्या नाम है इसका, एंड्रोथ नाम है इसका, क्लियर है। तो देखिए इसको जो है लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम एंड्रोथ रखा है। तो कहाँ का द्वीप है, लक्षद्वीप का ये द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए INS बागीर को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये क्या है, तो ये स्क्वाड्रन श्रेणी की, मतलब यहाँ फिर कहेंगे कलबरी श्रेणी की ये पनडुब्बी है, स्टील पनडुब्बी, ठीक है। अब इसको शामिल किया गया कहाँ पे, मुंबई में, भारतीय नौसेना में ये शामिल किया गया। कहाँ पे, मुंबई में। आपसे ये तो ऐसे नाम देके पूछेगा ये क्या है और इसको कहाँ पे शामिल किया गया, क्लियर है, तो आपको इजीली बता देना है। इस पनडुब्बी का ध्येय वाक्य क्या था, साहस, शौर्य और समर्पण। ये देखिए स्क्वाड्रन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन सी थी, INS कलबरी, और ये सबसे आखिरी पनडुब्बी कौन सी है, यही है। अंतिम पनडुब्बी कौन सी है इसकी, छठी और अंतिम, तो INS बागीर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, तो स्काई हॉक नाम है इसका। ऐसे करके आप क्वेश्चन को बनाना सीखें। तो क्या नाम है, इसका नाम है स्काई हॉक। तो इस ड्रोन का विकास उड़ीसा में बुरला यानी कि स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों द्वारा भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट रही है। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से, चांदीपुर उड़ीसा से, यहीं से करते रहते हैं बार बार। तो कैसी मिसाइल है, सतह से तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितनी है, 250 से 350 के बीच में इसकी रेंज है। अब मिसाइल पेलोड ले जाने की क्षमता कितनी है, 500 से 1000 किलोग्राम।
अगर इसकी मिसाइल की रेंज देखें तो 1000 या उससे कम हो सकती है। ठीक है, परास कितना है इसका, परास है 250 से 350, जबकि रेंज पूछे तो रेंज बतानी है कि उसकी रेंज है 1000 किलोमीटर तक। ये क्या है, INS, ये मारमोगुआ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्या है, नौसैनिक पोत है, ये क्या है, नौसैनिक पोत। तो कौन सी परियोजना के तहत बनाया गया था, तो ये परियोजना 15B के तहत बना था, INS मारमोगुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और जो बने थे INS विशाखापत्तनम, दूसरा नंबर का INS मारमोगुआ है, तीसरा इम्फाल, चौथा सूरत नाम है। तो ये क्या है कि 5B के विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंस पोतों को भी नाम से भी जाना जाता है। कि ये क्या है, विध्वंस पोत हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रचंड क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा है। प्रचंड क्या है, प्रचंड है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसको तैनाती कहाँ गई, जोधपुर राजस्थान में आयोजित औपचारिक सभा में इसको तैनाती दी गई है। चलिए नेक्स्ट है, इसको डिजाइन और विकसित किसने किया, तो HAL द्वारा विकसित किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, INS विद्यागिरी का जलावतरण कहाँ पे किया गया है, तो INS ये है क्या भाई, बात आपको पता होना चाहिए। ये युद्धपोत है, ये क्या है, स्टील युद्धपोत का भी जलावतरण किया गया है, कहाँ पे, मुंबई में किया गया है ये। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, INS विक्रांत, ये क्या, ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसका नाम है INS विक्रांत, और INS विक्रम अलग था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। बाकी अब कुछ युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है ये किन दो देशों के बीच में नाम ये अभ्यास हुआ है। दूसरा पूछा जाता है संस्करण कौन सा था। तीसरा पूछा जाता है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो देखिए नोमडेक एलिफेंट किसके बीच का है, ये नोमडेक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच का। लेकिन ये भारत और मंगोलिया के बीच का है जरूर, लेकिन इस बार आयोजन हुआ था इसका उलन बटोर मंगोलिया में। क्लियर है। चलिए जिम मैक्स, तो देखिए जैसे जापान, आई से इंडिया, तो भारत और जापान का हो गया। तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इक्वेरिन का आप सब जानते होंगे, भारत और मालदीव का ये अभ्यास है, तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था ये भी, इक्वेरिन। चलिए नेक्स्ट है अल मोहिद अल हिंदी, ये भारत और संयुक्त अरब के बीच का है, कहाँ पे, संयुक्त, ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। समुद्र शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया का है, तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करें AIME की, तो ये भारत आसियान के बीच का है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये सिंगापुर के दक्षिण चाइना सागर में आयोजित किया गया था। अजय बारियर की बात करें तो भारत और UK के बीच का इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ पे हुआ, UK में आयोजित किया गया है ये। तो भारतीय थल सेना की बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया इसमें। नेक्स्ट कोप इंडिया भारत अमेरिका का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रीनैक्स भारत और श्रीलंका का है, बस देख सकते हैं। कोबेरा बैरियर पूछा जाता है तो बहुपक्षीय है ये, तो ये ब्रिटेन के रॉयल फोर्स में इसका आयोजित किया गया है ये। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत और भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच का अभ्यास है, जोधपुर में आयोजित किया गया है, 13वां संस्करण है, पहली बार 2005 में हुआ था। अगर हम बात करें ट्रोपेक्स की, तो ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है, हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। अगर डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो बहुपक्षीय अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, तो UAE में आयोजित किया गया है, कहाँ पे, UAE में। डेजर्ट के नाम से समझ जाओ कि तो यहाँ से ही डेजर्ट पे होने वाला है। कट फ्लैग्स की बात करें तो बहुपक्षीय है ये खाड़ी में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अभ्यास 10 बार बार पूछा जाता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का अभ्यास है, पिथौरागढ़ में किया गया है। देखिए धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं भारत और जापान के बीच में होते हैं, तो जापान में आयोजित किया गया, तो अधिकतर जापान के साथ में जो हुए इस बार जापान में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है अभ्यास कोकड़, तो ये भारतीय नौसेना और रायलसीमा के बीच में है, कोकड़ पर आयोजित, ये कहाँ पर हुआ था, कोकड़ तट पर आयोजित हुआ है। ला परेक्स पूछ लेता है कि हिंद महासागर में हुआ है कि नौसैन्य अभ्यास है। सैन्य मैत्री आपको पता भारत जापान के बीच में अभ्यास एम्फेक्स किसका, भारत की थल जल वायु सेना का, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ है। देखिए धर्म गार्जन, वीर गार्जन, जितने भी गार्जन है भारत और जापान के बीच में हुए हैं, तो ये जापान में आयोजित किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सूर्य किरण, ये भारत नेपाल का है, ये नेपाल में हुआ है। काजिंद की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान, ये मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट अजय बरियर हुआ आपका सिंगापुर, भारत और सिंगापुर का है, तो ये हुआ महाराष्ट्र में। बात करें ऑस्ट्रेलिया हिंद की, ऑस्ट्रेलिया हिंद हुआ है आपका राजस्थान में, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। हरिमाऊ बार बार पूछा था, हरिमाऊ इंपॉर्टेंट है, भारत और मलेशिया के बीच का है, ये आपका हुआ मलेशिया में। अगर बात करें नसीम अल बहर के बारे में, तो ये हुआ है आपका ओमान तट पर। चलिए नेक्स्ट, अगर ग्रहण शक्ति की बात करें हम, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, कहाँ पे, ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में।
मालाबार की तट करी, ये मालाबार की बात करें इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में हुआ है, समुद्री अभ्यास हुआ है। तो ये हुआ है आपका जापान मेरिटाइम डिफेंस फोर्स में। क्लियर है। अगर त्रिलेट की बात करें हम, IMT त्रिलेट, IMT, तो आई से इंडिया है, M से मोजम्बिक, T से तंजानिया, तो 3 देशों का नौसैन्य अभ्यास है। तो पहला संस्करण जो हुआ है इसका तंजानिया में आयोजित किया गया है, यहाँ पे उल्टे से ही स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, अगर टाइगर श्रॉफ की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। अगर बात करें हम सिम्बैक्स की, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अगर इफ्सार की बात करें तो भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका के बीच में हुआ है। कहाँ पे? तो ये हुआ दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट है, अभ्यास काकाडू कहाँ पे हुआ? तो ये काकाडू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें एस बिन बैक्स, तो हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में। तो तीसरा संस्करण है हरियाणा में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको हो सकता है कि थोड़ा बोर लगाओ, बट 3 से 4 क्वेश्चन जो हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर आपको फोकस करना है। बाकी जितना 1-2 बार में याद करके याद हो जाता है, अदरवाइज उस पर ज़्यादा फोकस टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप चाहें तो उसको कंप्लीट देख सकते हैं 2 से 3 बार। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा रह गया है, नेक्स्ट 2 क्लासें रह गई हैं हमारी, तो उन 2 क्लासों में हम डिस्कस करेंगे। एक क्लास में तो हम संक्षिप्त या डिस्कस करेंगे, जिसमें चर्चित व्यक्ति, स्थल, संगठन, योजनाएं, परियोजनाएं, ऑपरेशन, अभियान, पुस्तकें, पुरस्कार या फिर डेज के बारे में जिक्र करेंगे। और दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो खेल संबंधी प्रश्न रह गए हैं, उन खेल संबंधी प्रश्नों को हम एक ही क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आनी, तभी बहुत लोग जो है इसको कंटिन्यू देख रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से ये मोटिवेशन होकर हम जो है इनकी वीडियो अपलोड टाइम से कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने त्यौहार अच्छे से बना लिया होगा। आई होप कि आपके घर पे और आपके परिवार में सभी अच्छे से खुश होंगे। तो आप भी ये है कि अच्छे से आप सिलेक्शन लेकर और अच्छे से उन्हें दिखा दीजिए। क्लियर है। सब कुछ अच्छे से दिखाना है, कुछ भी ख़राब करके नहीं सोचना है और उल्टे माइंड से नहीं सोचना चीज़ों को। क्लियर है। एक फ्रेंड्स के देखिए कल उसमें मैसेज किया था, तो उसने बोला था कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मतलब उल्टा पुल्टा पढ़ा है। तो इसमें उल्टा पुल्टा क्या था कि एक वर्ड उसमें गलत बता दिया, जयपुर में वो स्थान नहीं था। तो जहाँ पे स्थान था, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिंपल में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये था। तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई हम जिन बुक से पढ़ा रहे हैं, हमारा तो ऐसा तो नहीं हमने कहीं से मतलब मिनिस्ट्री से डाटा लिया 100% एक्यूरेट होता हो। तो ये बुक्स में कभी कभी प्रिंटेड मिस्टेक हो जाती है। तो जब हम पढ़ते हुए अगर तेज़ स्पीड से करा रहे हैं, तो हम मुँह से निकल जाता है पढ़ा हुआ कुछ है हमारे, और निकल जाता है कुछ, ऐसा होता है कभी कभी। वो ऐसा कभी कभी होता है, तो जरूर नहीं कि हमेशा हो। और भाई हमें कोई ऐसा लालच नहीं, हमें कहीं से कोई सैलरी वैलरी नहीं मिल रही है, आपके लोगों के लिए कर रहे हैं। दूसरा, हमें सिर्फ इतना फ़ायदा है कि हमारा जब नाम थोड़ा सा बहुत हो जाएगा, तो हम भी मतलब ये कि तो कुछ आगे बच्चों को और ज़्यादा मदद करेंगे, और यूट्यूब से जो होता रहेगा वो होता रहेगा, कमाई समाई जो भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें मतलब कभी कोई लालच ऐसा नहीं आने का कि भाई हम पेड कोर्स कर दें, पेड वीडियो कर दें, अभी लालच में डाल के, ये कभी नहीं करेंगे ऐसा हम। भाई चाहे मतलब कुछ भी हमें करना पड़ रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हमारे साइड के जो भी चल रहे हैं, बट ऐसा कभी नहीं करेंगे हम पेड वेड वाला सिस्टम। ये पहले गरीबों को फंसा लो, उसके बाद में फिर मतलब 2 लाख 1.5 लाख जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और आजकल कोचिंग बच्चों से ठग रहे हैं, एक तरीके से ठगी है वो। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे हम। ठीक है। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को लिंक को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय।